ऊपर नॉनी सर की क्लास चल रही है क्या? शुरू करते हैं हम लोग। लास्ट दो ना, शायद लास्ट दो अपलोड हो चुके हैं। देख लेंगे एक बार, ठीक है। कल वाला शायद अभी अपलोड हुआ है थोड़ी देर पहले। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेटिंग हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब थोड़ा ये पार्ट बेटा ध्यान से समझना है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। कल मैंने बता दिया था कि दो तरह की एनर्जी होती है। एक हमने कौन सा देखा था, पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा कौन सा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, एक और चीज मैंने बता रखी थी कि इसके अलावा भी और भी बहुत सारी तरह की एनर्जी पॉसिबल है। जैसे देखा, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी। लेकिन इस चैप्टर में जो पढ़ना है हमें, कौन सा पढ़ना था, एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा कौन सा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना। ठीक है, इन दोनों का जो समेशन था उसको हमने एक नाम दिया था, किसके बराबर, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा क्या कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी। यही हमारा क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। अब एक बात देखो यार, ये जो मैकेनिकल एनर्जी अपने पास, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक जो बोलते हैं, इस चैप्टर में केवल हम इन्हीं दोनों तरह की एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे आता है, कब एक बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये चीजें कल मैंने डिस्कस कर ली थी, हाँ है ना। पोटेंशियल एनर्जी कब एक बॉडी के पास होगा, ये चीजें मैंने कल डिस्कस कर ली थी। काइनेटिक भी कब किस कारण से होगा किसी बॉडी के अंदर, ये भी हमने देख लिया था कि एक बॉडी के अंदर अगर मान लो मोशन के कारण अगर कोई एनर्जी है तो उसको हमने क्या नाम दिया था, काइनेटिक एनर्जी। और अगर बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन के कारण अगर कोई एनर्जी आ रही तो वो हमारी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है सभी को यहाँ तक, हाँ है ना, ये बताओ। चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होती है, हाँ बेटा। पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो दो मास, जैसे स्मॉल एम मास अगर दो सेपरेटेड हैं, ठीक है, मान लो दो मास हम लोगों ने लिया, एक स्मॉल m1 मास और m2 मास, ठीक है। अगर ये r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, उसके लिए भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। और अगर दो चार्ज जो है वो भी अगर किसी r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो उस समय भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। अभी हमें इन दोनों के बारे में अभी नहीं पढ़ना है। ये जो दो मास के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें पढ़ना है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। अभी इसकी बात नहीं करेंगे। और ये जो चार्ज वाला है, वो जो आप कहीं से देख करके आए हो, वो चार्ज वाला पार्ट जो है वो हमें 12th क्लास में देखना है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक जब फर्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम लोग को देखना रहेगा कि दो चार्ज के कारण जो उनके बीच का जो ये जो सिस्टम फॉर्म होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम उस समय देखेंगे, ठीक है। अभी बस इन दोनों के बारे में अभी नहीं डिस्कस करना है, ठीक है। अब एक बात देखो यार, ये चीज मैंने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी की बात किसके लिए करेंगे हम लोग, कि किसी भी एक कंजर्वेटिव फील्ड के लिए कर रहे होंगे। जहां भी एक तरह से कंजर्वेटिव फोर्स होगा या एक कंजर्वेटिव फील्ड होगा, उस समय हम लोग किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। अब एक और बात देखो यार, यहां से हमने देखा पहला पॉइंट ये है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो किसी भी एक सिस्टम के लिए डिफाइन किया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन करते हैं हम लोग, एक सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं। कभी भी एक सिंगल ब्लॉक या एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए पोटेंशियल एनर्जी की बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। हमेशा दो तीन चार मासेज का जो एक सिस्टम होगा या एक जो भी अगर एक पर्टिकुलर सिस्टम होगा तो सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ना कि किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। जैसे एक और बात देखो, जैसे कल मैंने बताया था कि सपोज अगर आप एक स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दे रहे हो, ठीक है। सपोज ये आपने क्या किया, स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया, और अगर मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, अगर मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ या फिर अगर कंप्रेस कर रहा हूँ, तो क्या इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, हाँ या ना। जैसे ही इस ब्लॉक को मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ या फिर अगर कंप्रेस कर रहा हूँ तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। मैंने बता दिया था कि कैसे वो चीज हम लोग एग्जामिन करेंगे, कैसे फील करेंगे कि हाँ इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे ही अगर आप एलोंगेट या कंप्रेस करोगे तो इसके अंदर इस ब्लॉक के ऊपर वर्क करने की एक कैपेबिलिटी आएगी, ठीक है। और वर्क करने की वो कैपेबिलिटी किसके कारण से है, तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कैसी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब एक बात देखो, हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि स्प्रिंग के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर हो गई, ठीक है, लेकिन ये गलत होता है।
स्प्रिंग के अंदर हम केवल ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि स्प्रिंग की एनर्जी, मैंने अभी क्या बताया कि जब भी अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे एक किसी भी एक सिस्टम या किसी भी एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बात करेंगे, ठीक है। यानी जो यहाँ जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बात कर रहे हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम किसके लिए बात करेंगे, तो स्प्रिंग प्लस मास के लिए। जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके लिए डिफाइंड होगी, स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए डिफाइन होगी, ठीक है। केवल स्प्रिंग मास के लिए केवल स्प्रिंग के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करेंगे। क्लियर हुई ये बात पहले, हाँ या ना ये बताओ। रफली हम लोग ये बोल देते हैं कि स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई, लेकिन अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम स्प्रिंग मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। क्लियर ये पॉइंट, हाँ या ना से पहले ये बताओ, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को। वैसे ही अगर मान लो हम लोग एक बात करते हैं कि जैसे मैंने कल एक बताया था कि सपोज ये अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर अगर आप स्मॉल एम मास को किसी एच हाइट पे रखते हो तो भी इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, हाँ या ना। ये भी बताया था मैंने कि अगर मान लो इस स्मॉल एम मास को किसी एच हाइट पे रखते हैं तो भी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हम ये बोल देते हैं कि हाँ यार इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ये हम बोल देते हैं। लेकिन ये बोलना हमारा गलत होता है। हम पोटेंशियल एनर्जी की जब बात करेंगे तो किसके लिए बात करेंगे, अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम के लिए। किसके लिए, अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। केवल किसी एक ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें जब भी डिफाइन करना होगा पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन करेंगे, तो एक सिस्टम के लिए डिफाइन करेंगे या किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिफाइन करेंगे। क्लियर हो गया ये चीजें। रफली हम लोग बोलते हैं कि हाँ यार इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी बता दो या स्प्रिंग के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई वो बता दो, लेकिन ये सही नहीं होता है। सही क्या होगा कि स्प्रिंग प्लस मास सिस्टम जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, या अर्थ प्लस ब्लॉक का जो एक सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। क्लियर। तो एक पॉइंट लिखो यहाँ पे, एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड, एक पॉइंट लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड for a system of particles. Potential energy is always defined for a system of particles or any configuration. Potential energy is always defined for a system of particles or any configuration, ठीक है। यहां से देख लो, ये लिखना कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये गलत है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जो है वो किसके लिए डिफाइन करेंगे, स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन करेंगे, तो अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम के लिए। क्लियर हो गई ये चीजें, हाँ या ना ये बताओ भाई, फटाफट बोलो क्लियर हो गया। चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमेशा हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो डिफाइन हम लोग नहीं कर सकते। जैसे मान लो अगर अब ये अगर एक अर्थ ये अगर लिया हमने, ठीक है, अगर एक बात सोचना यहाँ पे जरा, ये मान लो ये अर्थ यहाँ पे ले लिया, अर्थ सरफेस ये है, और यहाँ पे एक स्मॉल एम मास लिया हुआ है। ये इससे कितनी हाइट पे है, h1 हाइट ऊपर पे, ठीक है। यहां से इस अर्थ सरफेस से h1 हाइट ऊपर है। अगर मान लो ग्राउंड सरफेस या अर्थ सरफेस अगर यहाँ पे होता, जो कि यहां से अगर ये ब्लॉक कितनी हाइट पे हो, h2 हाइट पे हो, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, हमने क्या किया कि मैं बोल रहा हूँ कि जब एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे मैंने क्या बोला था कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे स्टोर मानते हो, क्योंकि ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, ये जब इस बॉल के ऊपर गिरेगा इस बॉल को डिस्प्लेस कर सकता है। यानी इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये कैपेसिटी है कि इस बॉल को डिस्प्लेस कर पाए, यानी इस बॉल के ऊपर वर्क कर सके, ठीक है। अब एक बात सोचो कि यही बॉल अगर मान लो यहाँ पे रहता, यही बॉल किस पॉइंट पे रहे, इस वाले पॉइंट पे,
तो जब यहां से अगर गिरेगा इस बॉल पे तो किस केस में ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, पहले वाले केस में या दूसरे वाले केस में? सेम ही ब्लॉक गिर रहा है, ठीक है, लेकिन एक बार इस वाले बॉल पे गिर रहा है, एक बार इस वाले बॉल पे गिर रहा है। मैं ये बोल रहा हूं कि किस बॉल पे गिरेगा तो उस बॉल को ज्यादा डिस्प्लेस कर पाएगा, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाले को करेगा। यानी हम ये बोलेंगे कि इस ब्लॉक के अंदर इस सरफेस के रेस्पेक्ट में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ या ना? इस बॉल ब्लॉक के अंदर इस सरफेस के कंपैरिजन में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है इन कंपैरिजन टू दिस सरफेस, हाँ या ना? अब एक बात देखो, एक ही ब्लॉक एक ही पोजीशन पे है, लेकिन यहाँ पे इस सरफेस के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इस सरफेस के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो हम ये यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, हाँ या ना? कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्चुअल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, हाँ या ना? ये बताओ। यहाँ से हमने देख लिया इसके अंदर इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा वर्क करने की कैपेसिटी इस ब्लॉक और इसके रेस्पेक्ट में कम है, यानी इसके रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा और इसके रेस्पेक्ट में कम है, यानी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। जब भी अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना हो तो हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। क्लियर ये चीज, हाँ या ना? ये बताओ। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है तो उसके लिए हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा? एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। तो हमें यहां से क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड with respect to a reference point। हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो किसी न किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिफाइन होगा, ठीक है? यानी ये हम बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन नहीं कर सकते। जब किसी के रेस्पेक्ट में आप डिफाइन कर रहे हो यानी एब्सोल्यूट वैल्यू वो चीज नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है? तो क्या लिख सकते हैं? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डजंट एग्जिस्ट। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डजंट एग्जिस्ट। किसी भी सिस्टम की जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ऑलवेज क्या एग्जिस्ट करेगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखेंगे? डेल्टा यू से। यू हमारा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी और डेल्टा क्या है? चेंज। तो बेसिकली ये रहेगा क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। क्लियर ये पॉइंट सभी को, हाँ या ना? ये बताओ भाई, ये कंफ्यूजन कोई नहीं रहना चाहिए कि हाँ यार ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात हम क्यों कर रहे हैं, हमेशा हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं? यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इस वाले एग्जांपल से, सेम ब्लॉक, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है, इसके रेस्पेक्ट में इसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, इसके रेस्पेक्ट में कम, ठीक है? क्या ये चीज क्लियर होगी यहाँ तक सभी को कि डेल्टा यू जो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो एग्जिस्ट करेगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगा? डिफाइंड होगा तभी जब आप एक रेफरेंस पॉइंट लोगे, ठीक है? चलो यार, ये बात हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जब भी आप अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखने जा रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सिस्टम का, तो आप एक रेफरेंस पॉइंट जरूर ले लिया करो। हाँ, यहाँ पे जो सरफेस होगा वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, क्योंकि हम इसके पोटेंशियल एनर्जी की बात कब कर रहे हैं? इसके रेस्पेक्ट में या इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है? चलो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब एक बात देखो यार, जब भी अगर हम कोई वर्क करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो कल मैंने बताया था कि बेसिकली हम क्या करते हैं? अपनी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करते हैं, हाँ या ना? जब भी अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर या उस ऑब्जेक्ट को हम लोग अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। अब वो एनर्जी जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो दो पार्ट में जा सकता है। हो सकता है क्या हो कि उससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चला जाए या उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, हाँ या ना? अगर मान लो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, अब यानी मैं एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चला जाए या उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चला जाए, हाँ या ना? ये बताओ भाई।
दोनों फॉर्म में जा सकता है। तो देखो यार, जब भी अगर हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे ना, जब भी अगर किसी के ऊपर वर्क करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी हमें डिफाइन करना हो, तो उस केस में ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम लोग स्लोली मूव कराएंगे, वेरी स्लोली, ठीक है ना। वेरी स्लोली मूव क्यों कराएंगे, जैसे मान लो अगर हम लोग सपोज एक काम करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, किसकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये चीज मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन होगा, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए या कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। हाँ मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लो, ये बोल रहा हूँ कि अगर जब भी अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो जब भी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर वर्क करेंगे, तो हो सकता है कि उस वो जो एनर्जी दे रहे हैं उसको, वर्क करने का मतलब भी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यानी अगर आप एनर्जी सॉरी वर्क कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो किसके फॉर्म में जा सकता है वो एनर्जी, या तो उसका पोजीशन चेंज कर सकता है, या कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकता है, या उसकी वेलोसिटी बढ़ा सकता है, या दोनों काम कर सकता है। हाँ है ना। अगर जैसे मान लो सपोज मैं एक काम करूं कि ये स्मॉल एम मास को, अगर ये कुछ एच हाइट पे है, ठीक है भाई, अगर मैंने इसको रिलीज कर दिया, अब जैसे इसको रिलीज करोगे तो इस पे कौन वर्क करेगा, mg। अब mg जो वर्क कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम चेंज हो रही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो जो भी वर्क करेंगे, तो हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आ जाए और काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि जब भी अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना हो या पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, तो क्या करते हैं हमेशा कि ऑब्जेक्ट को स्लोली मूव कराते हैं। अगर बिल्कुल धीरे धीरे आप मूव करा रहे हो, तो क्या उसमें कोई वेलोसिटी रहेगी, हाँ है ना। अगर आप बिल्कुल धीरे धीरे मूव करा रहे हो, तो क्या उस ऑब्जेक्ट के पास कोई वेलोसिटी रहेगी क्या, नहीं। अगर वेलोसिटी नहीं यानी कोई मोशन नहीं, यानी उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, क्या बोलते हो, हाँ है ना। और अगर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, मतलब जितना हम एनर्जी ट्रांसफर करेंगे सारा का सारा किस में चला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, हाँ कि ना। मैंने क्या बोला कि अगर मान लो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल धीरे धीरे मूव करा रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे अगर मूव करा रहे हो, तो उसमें कोई वेलोसिटी नहीं, यानी उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं। क्यों, क्योंकि मोशन के कारण जो एनर्जी होती है वो हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जब अगर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, मतलब जितना हमने वर्क किया यानी जितना एनर्जी ट्रांसफर किया, उससे कौन सी चीज चेंज हुई होगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये पॉइंट पे क्लियर हुआ सभी को कि जो भी हमने वर्क किया उससे कौन सी चीज चेंज हुई, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। यानी अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं काम कि वर्क करो, वर्क डन निकालो, और ऑब्जेक्ट को कैसे मूव करा दो, स्लोली। स्लोली मूव कराओगे, जितना वर्क करोगे उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, वहां से निकल जाएगा। पहले प्रोसेस पता चला अपने को कि क्या हम लोग करने वाले एक्चुअली। हमें पता है कि जब भी हम वर्क करते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, और वो एनर्जी दो पार्ट में जा सकता है, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों के फॉर्म में। अगर हमने ऐसा कर दिया कि ऑब्जेक्ट को बिल्कुल धीरे धीरे ले जा रहे हैं, कहां से नॉइज आ रही है बेटा। अगर मान लो हम लोग ऑब्जेक्ट को बिल्कुल धीरे धीरे मूव करा रहे हैं, ठीक है, अब क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे मूव करा रहे हैं, तो उसमें कोई मोशन नहीं, यानी उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं। और जब कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, मतलब जितना एनर्जी दिया उससे कौन सी एनर्जी, जितनी एनर्जी हमने दी होगी किसके फॉर्म में चली गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखना कि जब भी अगर आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करोगे, ऑब्जेक्ट को कैसे मूव कराना है, स्लोली मूव कराना है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को, हाँ है ना। तो जब भी मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करूंगा इस साल या अगले साल भी, उस समय मैं बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट जो है उसको स्लोली मूव कराया गया है, ठीक है। अब एक बात देखो, ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो रहता है, जब भी अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स जब भी वर्क करेगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि वो वर्क जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। वो वर्क क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे मैंने एक लाइन लिखाई होगी कि यार वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो कंजर्व रहता है, बताया था मैंने। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो कैसा होता है, कंजर्व होता है। जैसे मान लो स्मॉल एम मास है,
इसको आपने ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया किसी वेलोसिटी से, ठीक है। ये ब्लॉक क्या हुआ, यहां तक गया h हाइट तक। जब ये h हाइट तक गया तो वर्क डन बाई mg कितना होगा, तो ये हमने निकाला था माइनस mg के बराबर, mg इंटू h के बराबर, हाँ है ना। जब ये वापस लौट करके आएगा तो क्या फिर से ये v वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा क्या, हाँ है ना। जब ये वापस लौट के आएगा फिर से v वेलोसिटी से, काइनेमेटिक्स में पढ़ रखा हमने, तो जब ये v वेलोसिटी से आएगा यानी जितनी एनर्जी हमने इसको दी थी वही एनर्जी से फिर वापस आ रहा है, हाँ है ना। यानी क्या हुआ यहाँ पे कि जो एनर्जी हमने इसको दी थी वो फिर से वापस आ गया, पहले ये एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हुई फिर से वापस आ गई। मतलब जो एनर्जी के साथ हमने यानी mg के द्वारा जो भी वर्क हुआ वो पहले किसी और फॉर्म में स्टोर हुआ, बाद में फिर से उसी फॉर्म में आ गया, तो कंजर्व भी तो रहा। क्लियर, पहले mg ने जो भी वर्क किया पहले किसी और फॉर्म में स्टोर हो गया, फिर उसके बाद वापस आया तो उतनी ही एनर्जी के साथ उसी फॉर्म में, तो एनर्जी कंजर्व, हाँ कि ना। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं वो हमारा कब करते हैं, जब एक कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर में अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तब। जो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं वो किसके लिए बात करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड किसके लिए, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज, ठीक है। हमेशा किसके लिए डिफाइन करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ठीक है। अब एक बात देखो, ये डिफाइन कर कैसे करते हैं मैथमेटिकली, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में या फोर्स में, अगर हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो किसके द्वारा होता है, बराबर होता है, तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं वो किसके बराबर, माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्या ये पॉइंट अब क्लियर हुआ सभी को कि पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन हम लोग क्या लिख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क माइनस ऑफ, एक मिनट सॉरी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, माइनस साइन नहीं आता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। लास्ट वाला देखो एक बार मैं बोल रहा हूं, लास्ट वाला पार्ट कौन सा है, जो वर्क डन कंजर्व रहता है, या फिर ये वाले की बात कर रहे हो, लास्ट वाले में कौन सा, थर्ड पॉइंट लिखा है ना, हाँ देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने ये चीज देख लिया कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड के लिए में जब मोशन होगा तभी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। मैथमेटिकली हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और कैसे मूव करना चाहिए, स्लोली, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लोली, ये चीज मैं बता रहा हूँ, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लोली, क्योंकि जो भी अगर एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा तो वो किस में जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यही मैंने लिखा डेल्टा यू यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कब, जब ऑब्जेक्ट कैसे मूव करे, स्लोली मूव करे। अब एक बात देखो, मान लो कि कोई भी अगर एक कंजर्वेटिव फील्ड में अगर एक ऑब्जेक्ट स्लोली मूव कर रहा है, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स मान लिया मैंने कितना लगाया, एफ एक्सटर्नल, तो ये एफ एक्सटर्नल को क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल को क्या लिखूंगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स डॉट डी आर वेक्टर, हाँ है ना। डी यू इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल फोर्स डॉट डी आर। इस वर्क डन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ है ना। अब एक बात देखो, अगर ऑब्जेक्ट स्लोली मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, स्लोली, तो जिस डायरेक्शन में कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, हाँ कि ना। मान लो कोई भी एक कंजर्वेटिव फील्ड ऐसे डिफाइन कर दिया, ये बस ऐसे फील्ड लाइन समझ लेना, ऐसे कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड अगर ऐसा है, अगर इसमें अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं मूव करा रहा हूं तो जितना कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा उतना ही मैं अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, तभी तो ये स्लोली मूव करेगा भाई, हाँ है ना। अगर मैं इस फील्ड में एक कंजर्वेटिव फील्ड है, अगर इसमें मैं मूव करा रहा हूँ एक पार्टिकल को और वेरी स्लोली अगर मूव करा रहा हूँ तो जितना कंजर्वेटिव फोर्स उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा मैं,
और क्या अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ कंजर्वेटिव फोर्स, ये लिख लूंगा। एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ कंजर्वेटिव फोर्स, ये लिखूंगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि माइनस ऑफ एफ कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डी आर वेक्टर, और एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर किसके बराबर है, तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो एक यहाँ रिलेशन जो आ रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना है कि डी यू का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स और इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ये ऐसे लिखे डेल्टा यू इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। क्या यहां तक सभी को क्लियर हो गया, हाँ या ना? कि जब भी अगर हमें चेंज इन, ये रिलेशन हमेशा ध्यान रखना, आगे चल के काफी काम आने वाला है पूरे 2 साल तक। ये क्लियर हो गया कैसे निकाला अपन ने मैथमेटिकली, पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये सब क्लियर हो गया। कंजर्वेटिव फोर्स दोबारा बता दो बेटा, एक बार देख लेना जाकर के, पूरा एक लेक्चर उसी पे दिया था मैंने वीडियो का, एक लेक्चर पूरा कंजर्वेटिव फोर्स का है, आपको वीडियो मिल ही गई होगी शायद, मंडे को शायद बताया था मैंने, तो एक बार देख लेना उसमें कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, ठीक है। अच्छा इस वाले में चलो देखो, मैं बोल रहा हूं कि यहां से एक पार्टिकल जब भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, ठीक है, कैसे मूव कराते हैं, स्लोली मूव कराते हैं। स्लोली मूव कराने के लिए जिधर कंजर्वेटिव फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स। हमने ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन किया, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, इसको क्या लिखेंगे, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। हम स्लोली मूव करा रहे हैं तो इस केस में क्या आएगा, जिधर कंजर्वेटिव फोर्स उसका अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड का। एफ एक्सटर्नल को आप क्या लिखोगे, माइनस ऑफ एफ सी, यहाँ उठा के पुट कर दिया, और एफ सी डॉट डी आर कितना, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। अब क्लियर हुआ, हाँ है ना? एक एग्जांपल अभी निकालेंगे बेटा, जब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे या स्प्रिंग जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे स्प्रिंग के अंदर, उस समय हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना, अभी कैलकुलेट करेंगे। ये एक्सप्रेशन समझ आया कि मैथमेटिकली ये आया कैसे है और ये क्या बता रहा है, पहले ये चीज समझो। चलो ठीक है भाई, अब एक बात देखो कि मान लो अगर हमारा कंजर्वेटिव फोर्स वगैरह कांस्टेंट हो, ठीक है, और एक केस हो सकता है कि कंजर्वेटिव फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी? तो देखो यार, हमने क्या लिखा, यहां से लिख लेते हैं केस फर्स्ट इफ एफ कंजर्वेटिव फोर्स इज कांस्टेंट। अगर मान लो कंजर्वेटिव फोर्स कांस्टेंट हो, जैसे मान लो हमारा mg होता है, कांस्टेंट है, कंजर्वेटिव होता है, तो हमने ये डिफाइन क्या किया, डी यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ सी डॉट डी आर, यही लिखा है, एफ सी डॉट डी आर। अगर कांस्टेंट है तो एफ सी को क्या लिख सकता हूं मैं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और डी आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, हाँ है ना? जो डी आर वेक्टर हो ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब एक बात देखो, यहां से डी यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो माइनस ऑफ एफ सी का एक्स कंपोनेंट डॉट डी एक्स माइनस एफ सी का y कंपोनेंट इंटू डी वाई माइनस एफ सी इंटू एफ सी का z कंपोनेंट इंटू डी जेड, यही आएगा भाई, हाँ है ना? जो हमने लिखा है एफ वेक्टर इक्वल्स टू ये आ गया, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, कोई भी कांस्टेंट होगा 2 3 4 जो भी रहे। अगर यहाँ पे हमने लिखा डी आर वेक्टर को डी एक्स डी वाई डी जेड ये के कैप, ठीक है, यहाँ से जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यही आएगा अपने, हाँ है ना? अब उसमें मान लो अगर हमने x1 से x2 किया तो ये कितना, ये y1 से y2 अगर डिस्प्लेस किया और z1 से z2, एक बात बताओ, फोर्स कांस्टेंट, तो ये सारे x y z कंपोनेंट कांस्टेंट होंगे, एफ एक्स बाहर नहीं, वही तो मैं बताने वाला था। तो ये कितना, एफ सी एक्स बाहर आएगा, एफ सी एक्स बाहर,
x1 से x2 रिप्लेस किया अपन ने, तो ये माइनस साइन तो सब में है, बाहर ले लेता हूँ। तो क्या मैं इसको डेल्टा x लिख दूं प्लस एफ सी वाई इंटू कितना डेल्टा वाई, और प्लस एफ सी जेड इंटू डेल्टा जेड के बराबर, और यही डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा भाई, तो x2 माइनस x1, डेल्टा वाई किसके बराबर y2 माइनस y1, डेल्टा जेड z2 माइनस z1। क्लियर यहाँ तक सभी को? ये काम पहले भी कर चुके हैं अपन, जब ये वर्क डन निकाला था हमने पूरे में। और अगर मान लो अगर वेरिएबल हुआ तो वेरिएबल हुआ, अगर मान लो केस 2 अगर देख ले कि अगर एफ सी जो रहा वो हमारा क्या हुआ वेरिएबल, तो उस केस में हमारा क्या एक्सप्रेशन रह जाएगा आपको कि एफ वर्क डन यानी डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्या लिखेंगे एफ सी डॉट डी आर। अब ये एक वेरिएबल रहेगा, तो जब वेरिएबल रहेगा तो बस यही एक्सप्रेशन रहने दो, एफ सी एक्स डी एक्स माइनस साइन माइनस एफ सी वाई डी वाई माइनस एफ सी जेड डी जेड के, जहां से जहां तक मूव कर रहा हो पार्टिकल वहां से वहां तक इंटीग्रेट कर दो। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? हाँ है ना? ये काम पहले ही कर चुके हम लोग, काफी सारे सवाल कर चुके हैं, वर्क डन फोर्स कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वेरिएबल फोर्स के द्वारा सारी चीजें निकाल चुके, बस एक्सप्रेशन मैंने दिखा दिया कि कभी आए तो ऐसा लिखा हुआ है तो समझ जाना कि हाँ ये चीज तो पढ़ ही चुके हैं हम लोग। चलो यार, अब एक बात देखते हैं कि दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी जो हमें पढ़नी है, एक तो ग्रेविटेशनल और दूसरा कौन सा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, किसी ने बोला भी था कि चलो एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ से देखो अब समझ आ जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन जो बेटा जो ऊपर लिखा था हमने डी यू वर्क डन बाई एक्सटर्नल और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स का, वो आप ढंग से याद रखना। ठीक है, आगे 12th वाले चैप्टर्स में भी यूज होगा, 11th के भी आगे के चैप्टर्स में यूज होगा। चलो यार भाई, तो बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। कांस्टेंट फोर्स है, मान लो ये ग्राउंड हो गया, यहाँ से एक स्मॉल एम मास लिया और इसको एच हाइट ऊपर उठा रहे, इसको एच हाइट ऊपर उठा रहे। एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था कि जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करोगे तो पार्टिकल को कैसे मूव कराना है, काफी स्लोली, ताकि जो भी आप वर्क करो, ठीक है, वर्क डन जो भी अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करो, सारा किस में चला जाए पोटेंशियल एनर्जी में। हाँ या ना? यही बताया था ना। अब एक बात देखो, मान लो अगर इसको काफी स्लोली ले जाना है तो मुझे एक एफ एक्सटर्नल फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा और नीचे के डायरेक्शन में एम जी लग रहा होगा। क्या एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम जी? क्या मैं एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम जी लिख सकता हूं? अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सर जब एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा तो ये ऊपर मूव कैसे करेगा? तो देखो यार, हमने क्या किया, मान लो 10 kg का ब्लॉक है, एम जी की वैल्यू कितनी 100 न्यूटन, नीचे ऑलमोस्ट इक्वल, हाँ बिल्कुल। ये मान लो ये अपने पास क्या है 10 kg है, 100 न्यूटन नीचे लगा। मैंने क्या किया, जस्ट थोड़ा सा 100 न्यूटन से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा फोर्स स्टार्टिंग में लगाया, ये इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी, बिल्कुल थोड़ी सी वेलोसिटी, और उसके बाद लगभग बराबर रख दो, धीरे धीरे मूव कर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसको बराबर रखते हुए धीरे धीरे मूव करेगा, कितनी हाइट तक? एच हाइट तक। अब यहां से चाहो तो यहां से क्या लिख सकते हो, डी यू का इंटीग्रेशन, डी यू का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, या चाहो तो वर्क डन माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। यहां से देख लो ये क्या लिख देते हैं, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, दोनों से निकाल सकते हैं, दोनों सेम ही आएगा। यहां से क्या आएगा एफ एक्स, एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी पार्टिकल का ऊपर, और ये कितना लगेगा एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना कांस्टेंट फोर्स है, तो कहां से कहां तक 0 से h। एम जी को क्या बाहर कर देना चाहिए, हाँ या ना ये बताओ? इनके बीच का एंगल 0 डिग्री cos 0, क्या लिखेंगे, एम जी को बाहर कर देते हैं, एम जी cos 0 1, डी आर का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक 0 से h हाइट तक मूव कराया। और उस समय पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था कि जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करो, एक पॉइंट जो है वो रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं 0, यू यहाँ पे कितना है 0,
यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी U, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0 से U, यानी फाइनली U माइनस 0 इक्वल्स टू mg इंटू कितना, h के बराबर। यानी अर्थ की जो अर्थ और ब्लॉक का जो अर्थ और ब्लॉक जो सिस्टम हम बना रहे हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पे कितनी होगी, mgh के बराबर। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? अगर मान लो कि मैंने h1 से h2 मूव करा दिया, h1 हाइट से अगर h2 हाइट तक मूव करा रहे हैं, तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या लेता, जरा ऐसे सोचो, अलग ही डायग्राम बना देता हूं मैं। अगर मान लेते हैं अगर कुछ ऐसा हो जाए, ये हमारा अर्थ सरफेस है और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, ब्लॉक इनिशियली किसी h1 हाइट पे है, बाद में कितनी हाइट पे पहुंच गया, h2 हाइट पे। कितनी हाइट पे पहुंच गया भाई, h2 हाइट पे। अब उस केस में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें, यहाँ पे U0 है, यहाँ पे U1 मान लो और यहाँ पे U2। अब एक्सप्रेशन तो यही आता पूरा, तो यहां से इस केस में क्या करते, तो du इक्वल्स टू mg इंटू डी आर, और क्या आता, h1 से h2, h1 हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी U1, h2 हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी U2, यानी फाइनली हमें क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, तो U2 माइनस U1 इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू h2 माइनस h1। यानी बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, तो डेल्टा U इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू डेल्टा h। क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए सभी को? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्लियर हुआ? चलो यार अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ पे है। ठीक है भाई, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। अब मैं इस ब्लॉक को क्या कर रहा हूं, एलोंगेट कर रहा हूं सपोज। ठीक है, एक काम करते हैं, इन जनरल ही निकाल लेते हैं। ठीक है, इनिशियली मान लो इनिशियली वो कितना एलोंगेटेड है, x1। कितना एलोंगेटेड है, x1। बाद में वो कितना एलोंगेट हो गया, x2। बाद में कितना एलोंगेट हो गया भाई, x2। क्या केस समझ आ रहा है मैं क्या ले रहा हूं, ये बताओ। मैंने क्या बोला कि इनिशियली एक ब्लॉक जो है, ये जो स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ से x1 एलोंगेटेड है, बाद में कितना एलोंगेशन हो गया, x2। हाँ है ना, ये बताओ। ये हमारा इनिशियल पोजीशन है या इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, और ये हमारा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूँ। तो यार एक बात बताओ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने कैसे डिफाइन किया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ du इक्वल्स टू किसके द्वारा ले लेते हैं, चलो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स ही ले लेते हैं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। अब एक बात बताओ, हमें पता है यार जब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को स्लोली मूव कराएंगे, हाँ कि ना, ऑब्जेक्ट को कैसे मूव कराएंगे, स्लोली मूव कराएंगे। यानी एक बार देखो, जब ये किसी भी टाइम t पे वो अगर x डिस्टेंस पे था, तो वहां से dx डिस्टेंस मूव कराने में क्या मुझे एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाना चाहिए, राइट या लेफ्ट, ये बताओ। मैंने क्या लिखा, du इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है भाई, यही एक्सप्रेशन हमने लिखा था। तो मैं बोल रहा हूं कि जब यहां से आप x डिस्टेंस पे ले जाके dx डिस्प्लेसमेंट लगाओगे, तो एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाओगे, सवाल पहले ध्यान से सुनो। एक्सटर्नल फोर्स किधर की तरफ लगाओगे, राइट या लेफ्ट। अगर आप इसको धीरे धीरे मूव करा रहे हो इधर, तो भाई एक्सटर्नल फोर्स राइट ही लगेगा ना। नमन कहां से लेफ्ट लग जाएगा भाई, एक बात बताओ, x डिस्टेंस पे है, यहां से dx डिस्प्लेसमेंट ला रहे हैं, तो ये राइट की तरफ मूव करेगा, हाँ है ना, और स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा। तो अब एक बात देखो, क्या दोनों बराबर, क्या दोनों बराबर, एक मिनट भाई, ये x यहां से है, क्या दोनों बराबर, ये x यहां से एलोंगेशन हो गया ना,
क्या दोनों बराबर? तो एक बात देखो, यहां से हम कितना फोर्स लगाएंगे, एफ एक्सटर्नल फोर्स, और ये किसके बराबर होगा, स्प्रिंग फोर्स के, और कितना होगा इसकी वैल्यू, के एक्स के बराबर, हाँ या ना। एफ एक्सटर्नल फोर्स मैं इधर लगाऊंगा, मैग्नीट्यूड स्प्रिंग फोर्स के बराबर, और कितना होगा, के एक्स, एलोंगेशन कितना है, एक्स। चलो यार अब पुट करते हैं यहाँ से, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स क्या आएगा, के एक्स इंटू डी एक्स। मैं कहां से कहां तक एलोंगेट कर रहा हूं, x1 से x2, तो क्या आएगा, k इंटू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट x1 से कहां तक, x2 तक, तो फाइनली क्या आएगा, 1/2k इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा, du, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या होगा, एक्स यू की लिमिट, तो u1 से u2, यानी फाइनली क्या होगा, तो u2 माइनस u1 जो कि डेल्टा u होगा, वो किसके बराबर, हाफ के इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर के बराबर। क्या ये चीज सभी को क्लियर हुआ? फटाफट बोलो हाँ या ना। चलो अब अगर मान लो कि इनिशियल एलोंगेशन जो है वो 0 है, इफ x1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, और x2 जो है वो x के बराबर है, तो स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी होगी वो कितना, x1 अगर 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या ले लेता हूँ, 0, और जब x2 u है तो पोटेंशियल एनर्जी को u, तो फाइनली u इक्वल्स टू कितना आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पे ये जो x है वो या तो एलोंगेशन है या फिर कंप्रेशन है, या तो एलोंगेशन है या फिर कंप्रेशन। क्लियर यहां तक सभी को, हाँ या ना, ये बताओ भाई, क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को कि स्प्रिंग को अगर आप एक्स से एलोंगेट करो कितनी एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर, कंप्रेस करो कितनी एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर, x1 से x2 चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। याद करो वर्क डन बाय स्प्रिंग इसका जस्ट नेगेटिव होता है, ध्यान रखना, वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होता है वो जस्ट इसका नेगेटिव होता है। क्लियर? ये बोलो भाई, वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होगा जस्ट इसका नेगेटिव होता है। क्या यहां तक क्लियर हो गया?